जो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था के बाहर ही चले जाते हैं। वो दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं कक्षा में भर्ती नहीं हो पाते, छोड़ते चले जाते हैं और छोड़ने की दर उनकी बढ़ती चली जाती है। और बचे हुए कुछ 8 साढ़े 8 करोड़ विद्यार्थी हैं जो हमेशा के लिए फेल ही हो जाते हैं। ये हमारे भारत सरकार के द्वारा बनाए गए आयोगों की रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस अंग्रेजी भाषा के कारण, इस विदेशी भाषा के कारण 17 करोड़ विद्यार्थियों को अपना जीवन अंधकार में डालना पड़ता हो, इतना बड़ा दुष्परिणाम जो किसी देश की शिक्षा व्यवस्था पे आ रहा हो, तो वो अंग्रेजी भाषा के कारण है। आप अगर इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो ये प्रतिशत बहुत बड़ा प्रतिशत निकलता है। अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि 18 करोड़ विद्यार्थियों में से 1 करोड़ 80 लाख विद्यार्थी अगर पास हो रहे हैं तो 10% पास हो रहे हैं, और अगर 1 करोड़ पास हो रहे हैं तो वो लगभग 5% के बराबर है। माने हमारी शिक्षा व्यवस्था में 95% विद्यार्थी हमेशा के लिए बाहर हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं या पूरी व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं। तो ये दुष्परिणाम एक और एक कारण से है, और वो है विदेशी भाषा, पराई भाषा, अंग्रेजी भाषा। तो जब हम भाषा को ओढ़ने की कोशिश करते हैं और खासकर विदेशी भाषा को अपने ऊपर लादने की कोशिश करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यहाँ निकलता है शिक्षा व्यवस्था के लगातार फेल होते चले जाने। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये 17 करोड़ विद्यार्थी फेल नहीं होते हैं, ये हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था के फेल होने का प्रमाण है। ये विद्यार्थियों के फेल होने की बात नहीं है, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था के फेल होने की बात है। इसमें विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था का कसूर है, उसका दोष है जो अंग्रेजी पर आधारित है। यहां से मैं एक दूसरे कदम आगे बढ़ता हूं कि विदेशी भाषा का जो हमारे जीवन में असर आ गया, शिक्षा पर तो है ही, अन्य सभी जगहों पर है। हम हिंदुस्तान में, भारत में देखते हैं छोटे छोटे गांवों के लोग मरीज बन के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे कोई दवा लिख देता है, मरीज उसको पढ़ नहीं सकता, सिर्फ कोई विशेषज्ञ ही उसको पढ़ सकता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसी मरीज का कि जो दवा उसको दी जा रही है वो दवा खुद नहीं पढ़ सकता और जान नहीं सकता कि ये दवा क्या है। वो पर्ची लेके चला जाता है, किसी केमिस्ट के पास जाता है, ड्रगिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट और ड्रगिस्ट उसको वो दवा निकाल के दे देता है। फिर अगर वो केमिस्ट और ड्रगिस्ट से ये पूछना शुरू करे कि भाई साहब या बहन जी, ये दवा मैं खा तो रहा हूं, इसका कोई दुष्परिणाम हो सकता है क्या मेरे शरीर पर, तो वो बताएगा नहीं पहले तो, और अगर जबरदस्ती आप करेंगे तो ऐसे शब्दों में बताएगा जिनको आप जिंदगी में कभी समझ ही ना सकें कि क्या उसका दुष्परिणाम होने वाला है। वो सीधी सीधी मातृभाषा में या किसी स्थानीय बोली में आपको समझा सके, ये उसके बस के बाहर की बात है। और डॉक्टर से भी आप कहें कि डॉक्टर साहब ये दवा आपने जो लिख दी है ये मैं खाऊंगा तो सही, लेकिन इसका मेरे शरीर पर क्या दुष्परिणाम है, तो डॉक्टर भी कुछ ऐसी भाषा में लिख कर दे देगा। उसको समझने के लिए आप किसी और डॉक्टर के पास जाइए, फिर वो कुछ ऐसी भाषा लिख देगा, उसको समझने के लिए किसी और विशेषज्ञ के पास जाइए। माने आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जो दवा आप खा रहे हैं उसका दुष्परिणाम क्या है। दवा का नाम नहीं पढ़ सकते, उसके दुष्परिणाम नहीं जान सकते। और अगर उस दवा के बारे में कुछ छपा हुआ परिपत्र आपने ले लिया, लिटरेचर आपने ले लिया, कुछ साहित्य आपको मिल गया, तो वो भी पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में होगा। उसको आप पढ़वाने के लिए किसी और विशेषज्ञ की मदद लेंगे, तब जाकर कोई थोड़ी बात आपके समझ में आएगी। माने मेरा मूल अधिकार है, ये संविधान प्रदत्त अधिकार है कि मुझे जो चीज दी जा रही है उसके बारे में सब कुछ जानना समझना, लेकिन मेरे मूल अधिकार से मुझे वंचित किया गया क्योंकि दवाओं के नाम सिर्फ अंग्रेजी और अंग्रेजी में होते हैं। क्यों नहीं आसाम में बिकने वाली दवाओं के नाम असमिया में होने चाहिए? क्यों नहीं हमारे देश के बंगाल में बिकने वाली दवाओं के नाम बांग्ला में होने चाहिए? क्यों नहीं हमारे यहाँ हिंदी क्षेत्र में बिकने वाली दवाओं के नाम हिंदी में होने चाहिए? क्यों नहीं महाराष्ट्र में बिकने वाली दवाओं के नाम मराठी में होने चाहिए? क्यों नहीं हमारे देश में गुजरात में गुजराती दवाएं बिकें? हमारे देश की जो 22-23 भाषाएं जो संविधान ने जिनको मान्यता दे रखी है, सभी दवाओं के नाम उस पर हो सकते हैं और लिखे जाने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। हम विदेशी भाषा में इतने दबे हुए। इसी तरह से राष्ट्रभाषा में तो हो ही सकता है, हिंदी में तो हो ही सकता है। कम से कम भारत में 84 करोड़ लोग हैं
जो हिंदी को जानते हैं और समझते हैं। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या तो थोड़ी कम है, लेकिन जानने और समझने वालों की संख्या तो 84 करोड़ से ज्यादा है, 85 करोड़ से भी ज्यादा है। उसमें तो हो ही सकता है, लेकिन वो अभी तक आजादी के 63 साल में भी हम नहीं कर पाए हैं। और सरकार ने नियम बना रखा है कि आप प्रिस्क्रिप्शन लिखें अंग्रेजी में, दवाओं के नाम लिखें अंग्रेजी में, दवाओं के नाम छपें अंग्रेजी में, कोई दवा खरीदे तो वो अंग्रेजी में, हर चीज अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। जिसको 1% लोग जानते समझते नहीं, उस भाषा में सबको दवाएं देना, मुझे लगता है कि उनको मौत के मुंह में धकेलने जैसा है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, उनके जीवन को खत्म करने के जैसा है। दुनिया के किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आप रूस में जाएंगे, सब दवाएं रशियन में लिखी मिलेंगी। आप जर्मनी में जाएंगे, सब दवाओं को जर्मन में लिखा जाएगा, नाम और उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह। फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच में लिखा जाएगा। जापान में जाएंगे, जापानीज में लिखा जाएगा। चीन में जाएंगे, चाइनीज में लिखा जाएगा। ये अद्भुत एक देश भारत है दुनिया का, जहां 1% से कम लोग अंग्रेजी समझते हैं और सब दवाओं के बारे में जानकारी अंग्रेजी में दी जाती है। इसी तरह से और एक उदाहरण दूं भाषा के स्तर पर हमारी गुलामी का, कि अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई अन्याय हुआ, आपके ऊपर कोई अन्याय हुआ, आप अदालत में जाना चाहते हैं, आप वकील करना चाहते हैं और अदालत में अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप अपनी बात को पहले असमिया में, बांग्ला में या किसी और मातृभाषा में वकील को समझाइए, फिर वकील उसी भाषा को भाषांतरित करके अंग्रेजी में जज को समझाएगा, फिर जज अंग्रेजी में उसी बात को वकील को समझाएगा, फिर वकील उसी बात को असमिया में या बांग्ला में भाषांतर करके आपको समझाएगा। क्या सत्यानाश कर रहे हैं पूरी व्यवस्था का, कितना समय खराब कर रहे हैं, कितनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये अंग्रेजी नहीं होती तो मैं मेरे अन्याय की कहानी हमारे न्यायाधीश महोदय को सीधे असमिया में, बांग्ला में या किसी स्थानीय भाषा में कह देता और न्यायाधीश सीधे स्थानीय भाषा में न्याय सुना देता। मेरे और न्यायाधीश के बीच में किसी तीसरे आदमी को आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अगर मातृभाषा में यह सारा काम हो रहा होता। लेकिन चूंकि ये मातृभाषा में नहीं है, इसलिए हमको एक तीसरा व्यक्ति पकड़ना पड़ता है जो विशेषज्ञ हो, जो मेरी बात न्यायाधीश को समझाए और न्यायाधीश की बात मुझको समझाए। मैं पैसा खर्च करूं मेरे न्याय के लिए और न्याय मिले मुझे विदेशी भाषा में, इससे ज्यादा शर्म और अपमान की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। और एक उदाहरण दूं आपको, हमारे देश के करोड़ों माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, तो सबसे पहले माता पिता को एक ही सवाल किया जाता है, आपको अंग्रेजी आती है? अगर किसी बच्चे के माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है तो बहुत बेदर्दी के साथ और बेशर्मी के साथ पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल वाले कह देते हैं, जाइए आपके बेटे या बेटी का एडमिशन यहां नहीं हो सकता, आप किसी और दूसरे भाषा के स्कूल में चले जाइए। हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है इस देश में, शिक्षा का, रोजगार का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, हर तरह का अधिकार हमारा सबका बराबर है। लेकिन अंग्रेजी आने न आने से किसी का अधिकार बड़ा हो जाता है और किसी का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो माँ बाप करोड़ों करोड़ों अंग्रेजी नहीं जानते, उनके बच्चों को सिर्फ दाखिला इसलिए नहीं मिल पाता कि उनके माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है, भले ही उनके बच्चे कितने ही होशियार हों। और फिर इन स्कूलों में तर्क दिया जाता है कि अगर आपके बच्चे को हम भर्ती कर लेंगे और उनका एडमिशन हो जाएगा, हम होमवर्क देंगे, फिर कैसे कराएंगे आप अपने बच्चों को? तो करोड़ों माता पिता इस बात से वंचित हैं कि उनके बच्चे कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल में पढ़ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कभी अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की। तो शिक्षा के स्तर पर अन्याय होता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य में अन्याय होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, कोई ऐसी परीक्षा में हमारे बेटे या बेटी का सिलेक्शन हो जाए जो पूरी तरह से अंग्रेजी आधारित हो और वहां पर थोड़ा भी कम ज्यादा नंबर आ जाए, तो बाकी सभी विषयों में बहुत अच्छा करने के बाद भी अंग्रेजी में फेल होने पर वहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो भाषा के स्तर पर इतनी गुलामी इस देश में है, आजादी के 63 साल के बाद भी ये खत्म नहीं हो पाई है। इस गुलामी को हम मानते हैं कि ये एक तरह का हमारा सांस्कृतिक पतन है, एक तरह का हमारा अधः पतन है और हमारे मन की गुलामी ये ज्यादा है, शरीर की गुलामी इतनी नहीं है।
अंग्रेज जब तक थे 15 अगस्त 1947 तक, तब तक तो हमारे शरीर की गुलामी थी। लेकिन अंग्रेज जब चले गए 15 अगस्त 1947 के बाद, तो ये मन की गुलामी ज्यादा हो गई है। शरीर से हम आजाद हैं, शरीर से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन मन के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है। हमारी आत्मा के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है। हमारा मन गुलाम है, हमारी आत्मा गुलाम है एक विदेशी भाषा की। और इस गुलामी को आज नहीं तो कल खत्म करना ही पड़ेगा। हर बार एक ही बात लगती है मुझे कि जिस तरह से अंग्रेजों की गुलामी को हमने, शरीर वाली गुलामी को खत्म किया, एक बड़ा संग्राम इस देश में चलाया, इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की हमारी जो मानसिक और आत्मिक गुलामी पैदा हो गई है या हावी हो गई है हमारे ऊपर, इसको भी खत्म करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इससे छुटकारा